Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Voice clear है सभी को? Yes, sir. Okay. Let us start. तो कल कहाँ तक कर लिए थे हमने क्वेश्चंस? सिक्स तक कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14 है ना, जो सिमिलर नेचर का था, सिक्स की तरह ही था. तो देखो कर लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर आ गए थे सबके. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. छोटी मोटी मिस्टेक्स देखो जो आप लोग कर रहे थे. देखो एक तो आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ. देखो कि ये 60 डिग्री, देखो यहाँ पे फिगर में भी पूरा मार्क किया हुआ है. देखो ध्यान से, पूरा मार्क किया हुआ है या आधा मार्क किया हुआ है? बोलो, ये 60 डिग्री पूरा मार्क किया हुआ है या आधा मार्क किया हुआ है? पूरा. इसका मतलब ये होता है जब अपन एंगल लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैंने ये ऐसे मार्क करके 60 डिग्री लिख लिया, इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री है. अब अगर हम केवल इतना ही मार्क करें तो उसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री है, वो तो गलत हो जाएगा. ठीक है ना, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल 60 मार्क कराना है, ऐसा संदेश देना है कि ये पूरा 60 डिग्री है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना पड़ेगा. और अंदर वाला जो 30 डिग्रीज है, माइक ऑफ करो. अंदर वाला जो 30 डिग्री से वो देखो छोटा सा मार्क हो रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. तो ये आपकी एक तो छोटी मोटी गलती थी, इसको सुधारना है. दूसरा, हाँ, जब अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 1/√3 इक्वल्स टू 3/AB. तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस का साइन मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि ये क्रॉस हो रहा है, AB 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 3 से मल्टीप्लाई. लेकिन जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसा कोई क्रॉस का साइन वहां नहीं बनाना है. कई बच्चे बना रहे हैं. आपको सीधे लिखना है AB इंटू 1 इक्वल टू 3 इंटू √3. इस तरीके से क्रॉस का निशान वहां नहीं बनाना है. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो रहा है वहां पे, है ना. वो अंडरस्टूड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो रहा है. आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए हो सकता है कि मैं ऐसे कर देता हूं, लेकिन आपको नहीं करना है. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. बाकी इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इसमें बताने लायक हो. इजी क्वेश्चन था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थोड़ी सी और वैरायटी चेंज करते हैं क्वेश्चन की. देखो वैरायटी हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएगी. तो 6 तक हमने कर लिया. 7 देखो बेटा, रीड आउट करते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, मान लो ये वो पॉइंट है. द एंगल्स, देखो एंगल्स है यानी कि दो एंगल है इसी पॉइंट से. इसी पॉइंट से दो एंगल हैं. समझ रहे हो बात को? एक एक वर्ड टू वर्ड हम ध्यान से पढ़े ना तो आधा फिगर तो माइंड में बन जाता है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट से, मान लो वो पॉइंट है ये. एंगल्स, यहां से दो एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन निकल रहे हैं. एक तो निकल रहा है बॉटम पर और एक निकल रहा है टॉप पर. किस पर? ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. देखो इस क्वेश्चन का फिगर बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है ना. और अगर यकीन मानो फिगर बना लोगे ना तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा भी नहीं. फिर से ट्राई करते हैं, ध्यान से सुनना. एक पॉइंट है ग्राउंड से, ये तो ग्राउंड पे पॉइंट है, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है. एलिवेशन ऊपर जाता है कि नीचे आता है, ये बताओ. ऊपर. ऊपर जाएगा. नीचे से ऊपर. नीचे से ऊपर. तो दो एंगल जा रहे हैं, मान लो एक एंगल ऐसे जा रहा है, एक एंगल ऐसे जा रहा है, दोनों ऊपर गए. अब ऊपर जाके कहां पे मिले? एक तो मिला बॉटम पे, एक मिला टॉप पे. अब आप सोचोगे यार ऊपर कौन सा बॉटम आ गया? ऊपर तो मान लो कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का टॉप ही होगा ना ऊपर तो. या मान लो ये कोई बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग का ये टॉप होगा. नहीं, ऊपर बॉटम कैसे होगा? तो ऊपर बॉटम हो सकता है कैसे? बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग. कुछ समझ आया किसी को क्या हो रहा है वहां पे स्टोरी में? किसी को समझ आया तो समझाओ. ये कह रहा है, चलो मैं हिंदी में बोलता हूं, अब देखें आप समझ पाते हो क्या. ग्राउंड पे एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर बने हुए एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है. आपको टावर की हाइट निकालनी, यानी ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी. आया कुछ समझ? बिल्डिंग Yes, के बताओ, देखें कौन बताता है, बोलो. सब बिल्डिंग के ऊपर टावर है जिसका बॉटम जो बिल्डिंग से टच हो रखा है.
ऑब्वियसली टावर बिल्डिंग के ऊपर होगा तो बॉटम उस पर टच होगा ही होगा, हवा में तो लटकेगा नहीं टावर। मान लो कि ये मेरी बिल्डिंग है, सही पहचाना आपने। मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है साहब, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये लो 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इसके बिल्डिंग के टॉप पर, टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग क्या फिक्स किया गया है, एक टावर। मान लो ये टॉप है, यहाँ पे एक टावर, टावर मान लो इतना सही होगा, बिल्डिंग के बराबर तो होगा नहीं टावर। टावर समझते हो ना, जैसे आजकल मोबाइल के टावर और ये सब लगते हैं बिल्डिंगों के ऊपर, देखे होंगे आपने, है ना, ट्रांसमिशन टावर उसी को बोलते हैं। टावर फिक्स कर लिया। अब आप मुझे बताओ, टावर का टॉप और टावर का बॉटम दोनों ऊपर ही है, कुछ भी नीचे नहीं है। यस सर। समझ आया? तो अब जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, उस ग्राउंड से एक बार तो जाना है टॉप पर, टावर के टॉप पर, एक बार जाना है, एक बार जाना है बॉटम ऑफ द टावर। और ये दो एंगल्स क्या क्या हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री तो बॉटम वाला एंगल है, बॉटम ऑफ द टावर वाला, और 60 डिग्री टॉप ऑफ द टावर वाला एंगल। और आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट तो गिवन है, टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। मैं यूं भी कह सकता हूं कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो है टॉप ऑफ द टावर का, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द टावर है वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग भी तो है कि नहीं है? यस सर। भाई ये वाला जो पॉइंट है, यस सर। ये वाला पॉइंट जो है, ये बॉटम ऑफ द टावर भी कह सकते हो और टॉप ऑफ द बिल्डिंग भी कह सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम को हटा के टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिख लूं, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि एलिवेशन ऊपर जाता है, ये देखो ऊपर जा रहा है, एक बार टॉप ऑफ द बिल्डिंग जा रहा है, एक बार टॉप ऑफ द टावर जा रहा है। क्या बुराई है उसमें? दोनों एलिवेशन जा सकता है ना, नीचे से ऊपर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये आपको समझाने के लिए था। अब थोड़ा सा इसका एक फेयर फिगर बना लेते हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही है, सब जानते हैं। फ्लिप कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन और होगा। इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर भी तो जाना है। मान लो टावर ऐसे फिक्स कर देते हैं अपन, ये हो गया मेरा टावर, ये टावर के टॉप पे चले गया। ठीक है, इस तरह का एक फिगर बना लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा और छोटा कर दो उसको, चाहो तो 45 डिग्री बनाना है ना। ठीक है, इस तरह का फिगर बनेगा। एक ही पॉइंट से जाना है ग्राउंड पे, है ना, ग्राउंड पे एक ही पॉइंट से जाना है। थोड़ी सी हमारी ग्रामर अगर स्ट्रांग होती है ना, तो ये सारी चीजें समझ में, जैसे एंगल्स लिखा हुआ था, तो एंगल्स पढ़ते ही हमको समझ जाना चाहिए कि एंगल दो हैं और एक ही पॉइंट से हैं। इसको मार्क कर लेता हूं मैं, क्या मार्क करूं, ए बी सी, और इस वाले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं डी। ये 90 डिग्री होगा। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं सबको? यस सर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है, 20 मीटर। 20 मीटर हाई है ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर, तो कौन सी इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या चीज होगी फिर 20 मीटर, बताओ कौन सी डिस्टेंस होगी 20 मीटर? डीबी। डीबी या बीडी, है ना, डीबी या फिर डीबी। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्डिंग खत्म होती है ना। अच्छा जी, अब एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो है 45 डिग्री और एक है आपका 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली छोटा वाला 45 होगा, है ना, और बड़ा वाला 60 डिग्री होगा। यस और नो, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। और वैसे उसने क्लियर भी किया है, ऐसा नहीं कि हम अंदाजा ही लगा रहे हैं, उसने क्लियर किया है। लो देखो, बॉट रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ऑर्डर मैच करो, बॉटम के साथ 45 डिग्री मैच होगा और टॉप के साथ 60 डिग्री मैच होगा। बॉटम ऑफ द टावर है, बॉटम ऑफ द टावर यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ 45 डिग्री और टॉप ऑफ द टावर के साथ 60 डिग्री। ऐसा ही कुछ वहां पर हो रहा है, चेक करो। टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द टावर के साथ 60 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। चलो, हम गिवन पॉइंट्स मार्क करते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे जैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते जाओगे ना, ये क्वेश्चन बड़े मजेदार लगते हैं, इंटरेस्ट आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। पर अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो सब ऊपर से जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी लिख लो, आपके हिसाब से क्या है, बीडी
होपफुली सबको सब समझ में आ रहा होगा ना। शिवम आया क्या आज? शिवम नहीं आया? दीपेश कहाँ गया शिवम? नो सर, पता नहीं है। अच्छा ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट सी, फ्रॉम द पॉइंट सी ऑफ द, पहले बॉटम ले लो या पहले टॉप ले लो, चाहो। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। क्या कैसे डिनोट करोगे इस एंगल को? ACB है ना, ठीक है। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वही फ्रॉम द पॉइंट सी, एक ही पॉइंट से जा रहे हो आप, है ना, ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर। बॉटम ऑफ द टावर लिखें या टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिखें, पर जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम भी उसी की भाषा में गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। दैट इज, इस एंगल को क्या कहोगे बोलो, जो बॉटम ऑफ द टावर है एंगल, बोलो क्या कहोगे, बोलो। DCB। क्या? DCB। DCB ये हो जाएगा 45 डिग्री। और हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर जो बिल्डिंग के ऊपर है, हाइट ऑफ द टावर दैट इज AD निकालना है हमको, लेंथ ऑफ AD। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। इन तीनों को आप अभी वहां पे, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप इन तीनों को गिवन पॉइंट्स मार्क कर लीजिएगा ना, ठीक है, क्लियर? Yes. अब दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, सुनो ध्यान से। अगर मैं ट्रायंगल DCB ले लूं, पहले सुनना ध्यान से, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ माइंड में क्या क्या करना है, फिर लिखना शुरू करो। अगर मैं ट्रायंगल DCB कंसीडर करूं तो उसके अंदर BD 20 मीटर है और ये एंगल 45 डिग्री है। तो एक एंगल और एक साइड को यूज करते हुए मैं क्या BC की लेंथ निकाल सकता हूं? यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है साहब, कहाँ गया? आपने BC की लेंथ निकाल ली, वो आने वाली है 20 मीटर, ठीक है। अब एक बार आपने 20 मीटर इसको निकाल लिया, अब आप बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करिए जरा, ट्रायंगल ABC को। ट्रायंगल ABC में नीचे वाली साइड 20 मीटर और एक एंगल को यूज करते हुए क्या आप ये सामने वाली साइड AB निकाल सकते हो? Yes, sir. एक बार ये AB निकल गई, उसमें से अगर मैं ये 20 मीटर माइनस कर दूं तो AD निकल जाएगी। यस सर। Yes, sir. Yes, बन sir. गई, बन गई स्ट्रेटेजी माइंड में। अब सबसे पहले मैंने BC क्यों निकाली वो भी सुनो, क्योंकि BC वो कनेक्टिंग लिंक है जो दोनों ट्राइंगल्स में है या नहीं है, देख करो। BC DBC में भी Yes, है sir. और BC ABC में भी है, इसीलिए BC का निकलना जरूरी है। और BC क्लियर कट DBC से निकल सकती है, ABC से BC नहीं निकल सकती, क्योंकि फिर पूरी AB की लंबाई चाहिए होगी, पूरी AB की लंबाई नहीं है हमारे पास, तो केवल DB की लंबाई है, इसीलिए DBC ट्रायंगल में ही BC को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो Yes, सबसे sir. पहले हम ट्रायंगल DBC कंसीडर करते हैं, सारी चीजें ध्यान से समझते चलना। हेयर इन ट्रायंगल DBC, सबसे पहले एंगल DBC 90 डिग्री और BD भी लिख लो 20 मीटर, और एंगल DCB 45 डिग्री, और हम निकालना चाह रहे हैं BC, ये हमारा टारगेट है, इस ट्रायंगल के लिए हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो एंगल C को थीटा मानेंगे, कंसीडरिंग एंगल CS थीटा, वो सब आपको करना है। अब आप खुद सोचो क्या निकालना है, क्या चाहिए। BC तो निकालना है, DB गिवन है, BC एंड DB कौन कौन सी साइड्स हैं ये, 45 डिग्री को थीटा मानूंगा तो एक तो कोई ऑपोजिट और एक हो गई एडजेसेंट। Yes, sir. बोलो ऑपोजिट एंड Yes, एडजेसेंट का sir. रिलेशनशिप कौन से रेशियो में रहेगा? Tan theta. tan थीटा। Tan theta.
tan theta. tan c फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड है मेरी db, एडजेसेंट साइड है मेरी bc। ठीक है, tan c की वैल्यू है 45 और tan 45 होता है 1। याद रखना, जब भी 45 डिग्री का एंगल बने तो एडजेसेंट एंड ऑपोजिट बराबर होती हैं। आगे के लिए रिजल्ट के रूप में याद रखो, जब जब 45 डिग्री का एंगल बने तो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड बराबर होंगी। ये 20 है तो ये भी 20 होंगे। तभी तो मैंने देख के बता दिया था कि 20 है। कईयों को लगा होगा कि सर को कैसे पता चला, तो वो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे याद करते हुए चलने हैं। उससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। db तो पता है ना यार, 20 bc 20 हो जाएगी इससे, 20 bc। tan 45 1 होता है, Yes, sir. 1 इक्वल टू 20 बाय bc। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो bc की वैल्यू आ जाएगी 20। समझ गए होंगे ना कैसे आई? bc इंटू 1, Sir. भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे भी 1 मान लो, bc बन जा bc, 20 बन जा 20। समझ आया? यस सर। Yes, चलिए, sir. अब BC आ गया तो चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अगेन इन ट्रायंगल, अब बड़ा ट्रायंगल ABC। ABC में साफ एंगल ABC 90 डिग्री। फिगर अच्छे से बनाते हैं तो देखो, मेरे को फिगर को देखने की जरूरत ही नहीं है, चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो चुकी हैं। AC भी 60 डिग्री है मेरा, BC कल तक नहीं था, आज निकाल लिया। BC इसमें भी है, इस ट्रायंगल में भी है, और हमारा टारगेट है पूरी AB को निकालना। इस ट्रायंगल में यही टारगेट है हमारा, AB को निकालना। हो गया सेट मामला। वही ऑपोजिट और एडजेसेंट रहेगा 60 डिग्री के हिसाब से भी, तो ये ऑपोजिट और एडजेसेंट है। अगर बड़ा एंगल 60 डिग्री लो तो ये AB, ये तो है ऑपोजिट, और ये BC ये है एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट अगेन tan 60 में होगा, tan थीटा में होगा, तो tan 60 निकालेंगे, मतलब tan C निकालेंगे। Yes, sir. tan C इस ट्रायंगल के हिसाब से tan C फॉर्मूला वही, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड है आपकी बार AB, एडजेसेंट साइड है वही BC। दैट इज tan 60 यानी tan 60 डिग्री यानी √3 हो जाएगा। AB निकालनी है, BC निकाल चुके हैं 20। सर कहाँ पर लिख रहे हो आप? कहाँ पे लिख रहे हो मतलब? सर स्क्रीन आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही क्या बच्चों? पहले बीच में भी आवाज। स्क्रीन नहीं आ सर रही? आ रही है। सर आ रही है। आप निकल के वापस आओ। एंजल, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। √3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 पुटअप कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, AB बन जाए AB, और 20 इंटू √3 विच गिव्स मी AB की वैल्यू 20 √3 मीटर्स। ये आ गया टोटल AB। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द सर स्क्रॉल अप। हाइट ऑफ द टावर, जल्दी देखो। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है? AD, दैट इज AD। ये मेरा फाइनल टारगेट था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसकी लेंथ आएगी AB माइनस BD या DB, जो भी लिखो। तो AB तो है 20 √3 माइनस DB है 20। इसमें से 20 कॉमन ले लो, आंसर आता है √3 - 1। देखो इसी फॉर्म में आंसर है या आगे भी सॉल्व किया है? हाँ जी, यस सर, यहाँ पे ठीक है। यहाँ तो किया है, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू दे देता है कि √3 की वैल्यू लेनी है आपको, क्या 1.732। तो अगर वैल्यू लेना हो तो 1.732 - 1 यानी 0.732 हो जाएगा। उसको 20 से मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर ला सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि वैल्यू पुटअप करो तो करो, नहीं तो एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। और थोड़ा एलेबोरेट करना है भाई, टाइम है और वेटेज है क्वेश्चन में, तो AB को आप लिख दो यहाँ पे हाइट ऑफ नहीं, AB को क्या लिखोगे? नहीं, इससे ज़्यादा एलेबोरेट होगा ही नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो DB है ना। चलो DB को तो लिख दूंगा मैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB को क्या लिखूंगा? AB को तो AB लिखना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मत करो, एज इट इज रख दो, ये सही है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो sir. सर। आपने एनालाइज किया होगा कि क्वेश्चन समझने के बाद और
फिगर अच्छे से बनाने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं था, है ना? यस सर। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करना क्वेश्चन को अच्छे से समझे, लैंग्वेज को, और फिर फिगर अच्छे से बन जाए बस। ए स्टेच्यू, अब होमवर्क मार्क करवाऊंगा मैं 8th वाला ना, मेरे हिसाब से सेम वैसे ही 7th वाला ही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। स्टेच्यू समझते हो? यस सर। यस सर। स्टेच्यू की लंबा हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। एक स्टेच्यू है, मूर्ति है कोई 1.6 मीटर लंबी, और इस स्टेच्यू को एक पेडेस्टल के टॉप पे लगाया गया। पेडेस्टल समझते हो? नो सर। नहीं समझते? कभी शिवाजी कॉलोनी गए हो? यस सर। वहां पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी की एक मूर्ति बनी हुई है, लगी हुई है, देखिए। सर। पता नहीं, अच्छा किसी ने तो देखी होगी। नो सर। नहीं देखी? अभी पढ़- अच्छा क्रिश मूवी देखिए, क्रिश जो लेटेस्ट वाली क्रिश आई थी, यस सर। यस देखिए। तो लास्ट फाइटिंग सीन में क्रिश जो है मतलब किस चीज पे खड़ा होता है, देखा था आपने? उसकी मूर्ति टूट जाती है, फिर वो खुद ही उस पे खड़ा हो जाता है। यस सर। तो यस वो जिस चीज पे खड़ा था ना, उसको कहते हैं पेडेस्टल। एक ऐसी इमारत तैयार करते हैं जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाए। वो इमारत खास इसी के लिए तैयार की जाती है भाई, उस पर मूर्ति रखी जाए, और किसी चीज के लिए नहीं करी जाती। ठीक है। अच्छा अहिंसा सर्कल पे भी मूर्ति है ना शायद किसी की, यस सर। तो उसके यस नीचे सर। वाली जो वो इमारत है ना, उसको कहेंगे पेडेस्टल। ठीक है, अभी समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल एक मूर्ति है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगेन एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, लेकिन ध्यान से देखो, अब ये एंगल्स नहीं कह रहा है, एंगल कह रहा है। तो इस पॉइंट से तो केवल एक ही एंगल की बात हो रही है, और एलिवेशन की बात होगी क्योंकि ग्राउंड से एलिवेशन होगा। और टॉप ऑफ द स्टेच्यू है, स्टेच्यू के टॉप पे जाओ सीधे, गए? 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे सुनो। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अच्छा सेम पॉइंट से ही फिर बात कर रहा है, लेकिन दो अलग अलग बातों में कर रहा है। पिछली बार तो एक ही बात में उसने खत्म कर दिया। सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का टॉप ये होगा जहां पे मूर्ति खत्म हो रही है। यस सर। कितना है? 45 डिग्री। मुझे बताओ रत्ती भर भी फर्क है क्या पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें? नो सर। नो सर। लेकिन लेकिन एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है। पिछली बार हाइट ऑफ द बिल्डिंग देकर टावर की हाइट पूछी थी, इस बार यस सर। स्टेच्यू की हाइट देकर और पेडेस्टल की हाइट पूछी है। बस इतना सही तो डिफरेंस है। तो हमने टोटल हाइट जैसे पहले निकाली थी AB, उसमें से नीचे वाली हाइट माइनस कर दी थी BD, तब जाके हमको ऊपर वाली हाइट पिछले क्वेश्चन में मिली थी AD। इस बार क्या करेंगे? टोटल हाइट तो इस बार भी निकालनी पड़ेगी AB, लेकिन ऊपर वाली हाइट माइनस कर देंगे जो गिवन है, मतलब AD माइनस कर देंगे, जिससे कि हमको नीचे वाली हाइट BD मिल जाएगी, ये हाइट मिल जाएगी। तो सारा प्रोसेस सेम है, बस लास्ट में जाके उसको माइनस करके वो ला रहे थे, मतलब पिछले क्वेश्चन में BD माइनस करके AD ला रहे थे, अब AD माइनस करके BD लिया ना टोटल हाइट में से। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क है, बाकी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। इवन इवन एंगल्स भी सेम है यार, वही 60 डिग्री और 45 डिग्री है ना? ठीक है ना? यस सर। हो जाएगा क्या आपसे? बताओ, ट्राई कर सकते हो क्या? यस यस सर। वापस समझा दें भाई। एक हमारे पास पेडेस्टल है, पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टेच्यू है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ग्राउंड से टॉप ऑफ द स्टेच्यू एंगल लिया 60 डिग्री, और ग्राउंड से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पेडेस्टल ले लो या बॉटम ऑफ द स्टेच्यू ले लो, कुछ भी कह सकते हैं इस पॉइंट को आप, वो ले लिया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री, टोटल 60 डिग्री। और आपको इसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर्स, और आपको इसकी पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। समझ आया? यस सर।
अच्छा, तो कर सकते हो क्या, बताओ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। निशिता बताओ कैसे करोगे? सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा भाई कैसे करें? ये क्वेश्चन ही समझ सर नहीं आया, कैसे करेंगे ये समझ नहीं आया। कैसे करेंगे ये समझ नहीं आया। ओके, तो किसने और किसने कहा था यस सर? नाम बताना जरा। सृष्टि आपने भी कहा था? यस सर। बोलो कैसे करोगे, बताओ। सर पहले इसमें एक BC निकाल लेंगे 60 डिग्री का। ये वाली हाइट ये वाली डिस्टेंस निकाल लोगे। अच्छा, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ABCD। आप BC कैसे निकालोगे वो बता दो बस, फिर तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। कौन से ट्रायंगल को कंसीडर करोगे और कौन सा रेशियो कंसीडर करोगे वो बता दो। फंस गए? दीपेश आप बताओ। मोहित आया है? Yes, sir. मोहित बोलो, आप बोलो। सोनाक्षी? सर सोनाक्षी लैपटॉप में कहीं बाहर गई है अभी। अच्छा, एंजल आप बोलो। नोनी जैन? कुणाल? No, sir. नहीं पता कर पा रहे? आ जाओ तो फिर पता कर लेते हैं। फिगर तो सेम ही रहेगा, है ना? मार्क करो ABCD। यहाँ से ये स्टेचू शुरू हो रही है और बिल्डिंग खत्म हो रही है ना। दिस वाज 45 डिग्री, सेम पहले की तरह, और दिस इज 60 डिग्री। और गिवन क्या है? ये हाइट गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। दैट्स इट, यही है क्वेश्चन में। और ये BD वाली हाइट आपको पता लगानी है ना। ठीक है, अब सुनो, स्टेप्स अपने आप लिखना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस, है ना। देखो, सबसे पहले जैसे पिछले ट्रायंगल में गए थे, इस बार भी इसी ट्रायंगल में जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में। और उसके पीछे के जो सारे स्टेप्स है ना, गिवन पॉइंट्स, भाई क्या है, स्टेच्यू है, पेडेस्टल है, जैसे पहले तो टावर था, बिल्डिंग थी, तो वो सारी चीजें आप अपने आप चेंज करोगे, कर लोगे ना वो तो? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं सीधे Yes, sir. ट्रायंगल से सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूँ, है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा। छोटे वाला ट्रायंगल है DBC, सॉरी, एयर इन ट्रायंगल DBC। एंगल एंगल DBC कितना आ रहा है? कितना आ रहा है एंगल DBC? 90. एक मिनट रुको। एंगल DBC 90, ठीक है। और जो थीटा वाला एंगल है वो DCB 45 डिग्री, राइट। और उसके अलावा मुझे BC निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी गिवन नहीं है भाई। इस ट्रायंगल में पिछले केस में तो BD गिवन था ना, है ना, था या नहीं था? पिछले वाले केस में BD गिवन था कि नहीं था, बोलो। लेकिन इस वाले केस में कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं है ना। तो कुछ भी गिवन नहीं है तो एक BD तो लेना ही पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज का ऐसा कोई रोल मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, ये मुझे निकालना है। इसका अता पता नहीं है, तो फिर इसको मान लीजिए x। लेट BD बी, वैसे आप BD को BD भी रहने दोगे तो भी चल जाएगा काम, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हाल फिलहाल के लिए मैंने इसको मान लिया x मीटर्स मान लिया मैंने BD को। अब मुझे बताओ, ऑपोजिट और एडजेसेंट वाले रेशियो से 10C निकालो जरा। 10C इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है? BD। एडजेसेंट साइड क्या है? BC। दैट इज 1045 डिग्री। तो ये BD वैसे पता नहीं है, लेकिन आपने x माना हुआ है, BC आपको पता लगाना है। ठीक है, तो 1045 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू x अपॉन BC। तो मुझे बताओ BC की वैल्यू भी x हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जब 45 डिग्री का एंगल बने
तो सामने वाली और नीचे वाली साइड बराबर होती है तभी बन सकता है वो। ये एक्स होगी और ये भी एक्स होगी नहीं होगी? अरे यार आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही लॉजिक लगा लो भाई। एक एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, तो वो भी तो 45 ही होगा, तभी तो एंगल सम 180 होगा। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आमने सामने की साइड्स भी तो इक्वल होंगी, तो ये x है तो वो भी तो x होगा। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो भी तो ये और ये इक्वल आएंगे नहीं आएंगे बताओ? तो उसको x माना तो बाय डिफॉल्ट ये भी x हो गया। यहाँ तो कोई डाउट? अब चलते हैं बड़े ट्रायंगल नो पे। सर। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले एंगल एबीसी 90 डिग्री, सबसे पहले 90 डिग्री वाला एंगल बता दिया करो और फिर थीटा वाला एंगल बता दिया करो। तो एसी भी थीटा वाला एंगल है 60 डिग्री। देखो बीसी पता नहीं थी, लेकिन हमने एक्स मीटर्स ऊपर वाले तरीके से निकाल ली, और अब मुझे यहाँ से मेरा टारगेट है बड़ी साइड ए बी निकालनी। वही 10 सी लगाओगे, 10 C इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट ए बी बाय बी सी 1060 डिग्री 1060 डिग्रीज। ए बी पता लगानी है, बी सी एक्स है ही। बोलो 1060 की वैल्यू बोलना जरा। √3 √3 और डिवाइड बाय 1 लगा दो ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। तो इट विल बी ए बी इंटू 1 इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स गिव्स मी ए बी बन जाए ए बी एंड √3x जा √3x मीटर्स। याद रहे जल्दीबाजी में x को रूट के अंदर मत घुसा देना, x रूट के बाहर है, ठीक है। √3 इंटू एक्स है वो, या फिर इसको ऐसे समझ नहीं आया तो x √3 लिख लो आप, x पहले लिख लो √3 बाहर लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो अब टोटल हाइट क्या आ गई आपकी, ए बी कितनी आ गई, √3x आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ जरा, अगर हाइट ए डी को और हाइट बी डी को जोड़ दें तो टोटल हाइट ए बी आ सकती है? यस और नो? यस सर। तो फिगर से मैं क्या लिख सकता हूं नाउ, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द फिगर it is clear that कि अगर मैं ऊपर वाली हाइट ए डी को और नीचे वाली हाइट बी डी को जोड़ दूं तो टोटल हाइट ए बी आएगी। आप सबकी वैल्यूज पुट अप करो। दैट इज ए डी कितनी है 1.6 मीटर, बी डी क्या माना था आपने x, और ए बी क्या है आपकी √3x। बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो, x को उधर भेजो, तो 1.6 की वैल्यू हो गई √3x माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1। तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू ये √3 माइनस 1 जो है ये 1.6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन रैशनलाइज करेंगे हम इसको। तो बोलो अगर नीचे दो टर्म्स होती हैं तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, √3 प्लस 1, यहाँ पे भी √3 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाना जरा, तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1। आगे चलते हैं, इट गिव्स मी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 हो गया 2, 2 से ये कट भी जाएगा, 2 से 1 टाइम, 2 से 0.8 टाइम्स, आंसर इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1। ये x है और यही तो आपको निकालना था, आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल ही तो निकालना था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी डी तो था, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी डी था ना वो नीचे वाला, बोलो, और बी डी को आपने x माना था, यानी कि आंसर हो गया 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। चेक करो पीछे ये है क्या आंसर,
आप √3 की वैल्यू थोड़ा पुटअप करिए ऐसी फॉर्म में, ये आंसर। यस सर, करेक्ट। करेक्ट। तो निशिता भी क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, चलें अब आगे। भी देखो, लॉजिक को Yes. पकड़ो। Yes, sir. डोंट रन बिहाइंड द मैजिक, रन बिहाइंड द लॉजिक। मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता, सब कुछ लॉजिक होता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, मैजिक के पीछे भागते हैं, लॉजिक को भूल जाते हैं। देखो, बीसी कनेक्टिंग लिंक है दोनों ट्राइंगल्स में, इसको तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बीडी गिवन थी 20 मीटर, तो ये भी 20 हो गई। अब इधर गिवन ही नहीं है, तो गिवन नहीं है तो भैया कुछ मानना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इस बीडी को ही क्यों माना, कई बच्चे ये डाउट करते हैं कि सर बीडी को ही क्यों माना, आप हाइपोटेन्यूज सीडी को मानो ना कुछ। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज सीडी को एक्स मानता तो वहां से भी बीसी की कुछ ना कुछ वैल्यू चलो मान ली निकाल लेता एक्स की फॉर्म में। लेकिन फिर ये हाइपोटेन्यूज आगे उस ट्राइंगल में क्या रोल अदा करती, कुछ भी नहीं करती। जबकि ये बीडी जो है ये तो आगे भी रोल अदा कर रही है ना। ये बीडी जो है उस बड़े ट्राइंगल ए बी का भी हिस्सा है कि नहीं है ना? Yes, sir. है. भाई बड़े ट्राइंगल अच्छा। में जो एडी है उसको उसमें से अगर मैं 1.6 माइनस कर दूं तो बीडी तो आ रही है। तो इसीलिए मैंने बीडी को ही एक्स माना, क्योंकि बीडी आगे वापस कनेक्टिंग लिंक है। बीडी एंड बीसी बोथ आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन दिस टू ट्राइंगल्स, बीसी भी है और बीडी भी है, तो बीसी बीडी को ही हमको शुरू में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं क्या कह रहा था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको एक्स ना मान के बीसी को बीसी भी लिख सकते हो। इसको मतलब बीडी को बीडी भी लिख सकते हो। मतलब ऐसे भी कर सकते थे कि एक्स ना मानते इसको बीडी को बीडी लिख देते, तो यहाँ पे बीसी और बीडी दोनों बराबर हो जाते। बीसी और बीडी दोनों बराबर हो जाते। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे ये ए बी बाय बीसी की जगह में ए बी बाय बीडी लिख सकता था। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए बी बाय बीसी की जगह में ए बी बाय बीडी लिख सकता था, बीडी। ठीक है। फिर क्या करता, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाती √3 बीडी। भाई मैं एक्स को कंसीडर ही नहीं करता, एक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करता क्वेश्चन में, तो एक्स जहां भी आ रहा है उसकी जगह बीसी रहता और बीसी और बीडी बराबर हो जाता, तो फिर अल्टीमेटली बीडी रहता। तो ए बी बराबर √3 बीडी हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए डी प्लस बी डी इक्वल टू √3 बीडी। तो बीडी बीडी की वैल्यू यहाँ से हम इजीली निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर भी ये बीडी रहता, फिर बीडी बीडी। तो जैसे x की वैल्यू आई फिर हमने देखा कि bd और x बराबर है, मतलब bd को x माना था, और वैसे हम डायरेक्ट bd की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ रहे हो बेटा? कहने का मतलब है कि x कंसीडर करने की जगह हम उस bd को bd ही रख दें तो भी सॉल्व हो जाएगा, तो भी आंसर यही प्रोसेस होगा और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। पर x रखने से क्या है, थोड़ा सा इजी वे में हो जाता है। भाई x को हम क्या जनरली एक नंबर मानते हैं, भाई x एक नंबर है तो हम उसको नंबर की तरह ट्रीट करते हैं हमारे सॉल्यूशन में। भाई ये इस नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर इससे माइनस हो रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं bd रख दूं तो वो फिर हम एक्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं होता हमको, भाई ये भी एक नंबर है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि bd को अब क्या करें, कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इसीलिए x रखने में थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. स्टेच्यू वाला हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मीनिंग वाइज। हाँ, मीटिंग लीव करके वापस आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने कहा था इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अब अगेन इसका फिगर ना अच्छे से नहीं बन पाता, मतलब इसका फिगर इन पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ फिगर वाइज क्वेश्चन नंबर 9 को। मतलब इसका फिगर बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, और बन जाए तो फिर ऑब्वियसली कुछ है भी नहीं फिर उस क्वेश्चन में। तो आप एक बार ट्राई करोगे सब लोग अपने आप, पढ़ के बताता हूं मैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, याद रखना, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो कहने का मतलब है बिल्डिंग के टॉप पर जाना है टावर के फुट से, और टावर के टॉप पर जाना है बिल्डिंग के फुट से, और दोनों के अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री 60 डिग्री। आपको बताना है कि अगर टावर 50 मीटर ऊंचा है तो बिल्डिंग कितनी ऊंची है। समझ आया क्या?
समझ आया? सर एक बार वापस समझा दो। देखो, बता दो। एक तो है बिल्डिंग, एक है टावर। पहले तो मुझे बताओ, बिल्डिंग और टावर में से ऊंचा कौन होगा ज्यादा? बिल्डिंग। अच्छा, टावर नीचा होगा। टावर होगा। किसने कहा बिल्डिंग? टावर। टावर होगा। अगर टावर नीचे होगा तो कैसे नेटवर्क पकड़ेगा? कभी ऐसा टावर देखा है आपने जो आपकी बिल्डिंग से भी नीचे हो? हैं? टावर नो ऑब्वियसली, सर। टावर ऑब्वियसली ऊंचा मानेंगे हम, और बिल्डिंग को हम क्या मानेंगे? नीचा मानेंगे, है ना? तो देखो टावर, ये देखो हम तो यही मानेंगे, है ना? अब हो सकता है कई बार क्या हम जो मानते हैं ना क्वेश्चन में वैसा होता नहीं, उल्टा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता ही है ना। तो हम तो हमारे प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से एक बार के लिए बिल्डिंग टावर को ऊंचा मान लेते हैं और बिल्डिंग को नीचा मान लेते हैं। हो सकता है करते करते पता चले कि ये ऊंचा ये नीचा है, तो उल्टा कर देंगे। ठीक है साहब। तो दो मैं चीजें बना देता हूँ। अब आपको सर दोनों को बराबर बना दो ना। अगर दोनों को बराबर बनाता ना बेटा, तो फिर ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि इसके फुट से इसके टॉप पे जाओ और इसके फुट से इसके टॉप पे जाओ। तो अगर एंगल बराबर होंगे तभी तो दोनों की हाइट बराबर होगी। यस और नो? एंगल अलग अलग हो रहे हैं, एंगल अलग अलग हो रहे हैं, एंगल अलग अलग हो रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब एक ऊंचा और एक नीचा है। यस और नो? यस सर। एक बनाओ यस ऊंचा, सर। एक बनाओ नीचा। ये तो है बिल्डिंग, और ये है टावर। टावर की हाइट पता है नहीं, ये है टावर, ये है बिल्डिंग। टावर की हाइट पता है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट आपको पता करनी है। ठीक है, सुनो ध्यान से। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है? ये वाली। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट है ये। कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। क्लियर है? क्लियर यस है? सर। अब चलो टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टॉप ऑफ द टावर। कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, समझ आया? आपको निकालनी है ये हाइट। ये बन गया हमारा फिगर। अगेन जो ये नीचे वाला बेस है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है कि नहीं है? बोलो। यस सर। तो हम इसी को कनेक्टिंग लिंक मानेंगे। चलो अब अच्छा सा एक फिगर बना लो जल्दी से। ये फिगर तो यहाँ काम नहीं देगा। इसके बगल में एक थोड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाओ, वो ऊंचा टावर बनाओ। सॉरी, बिल्डिंग है ये, टावर ऊंचा बन गया साहब। और टावर के टॉप पे जाना है बिल्डिंग के फुट से। अब ठीक है, बन गया ऐसा फिगर सभी का। हाँ जी, बन गया। ठीक है, बन गया सर। ठीक है। तो अब हाइट टावर की गिवन है या बिल्डिंग की गिवन है? टावर की गिवन है। ये टावर है ना, इसकी हाइट गिवन है। तो जिसकी गिवन है उसको हम बेसिक ट्रायंगल मान लेते हैं, यानी एबीसी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। इसको डीसी भी मान लेंगे, उसको एबीसी मान लेंगे। ठीक है, अब एंगल्स 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल्स में चाहिए आपको। आप ध्यान से सोचो कहाँ पे कौन सा 90 डिग्री होगा। एक तो ये 90 डिग्री होगा, ट्रायंगल एबीसी में ये 90 डिग्री होगा, और ट्रायंगल डीसीबी में ये 90 डिग्री होगा। यस और नो? और यस सर। ट्राइंगल डीबीसी में ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ट्राइंगल एसीबी में ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और दोनों कितने कितने देख लो भाई। फिर से रीड करते हैं। 60 डिग्री तो क्या था, 30 डिग्री तो क्या था? टॉप ऑफ द बिल्डिंग जा रहे हो, फुट ऑफ द टावर, वो है 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग कौन सा है? डी पॉइंट है। और फुट ऑफ द टावर कौन सा है? बी पॉइंट है। तो ये है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। और फिर बचा हुआ 60 डिग्री होगा ही सही। टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग। तैयार है फिगर सभी का? अच्छा, थोड़ा सा यस सर। गलत बनाया कि नहीं? सही बनाया, यस बिल्कुल सर। सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये गिवन था 50 मीटर, तो इसको 50 मीटर मार्क कर लो, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग के क्वेश्चन मार्क कर लो। अब स्टेप्स वगैरह स्टार्टिंग के आपको अपने आप लिखने हैं। क्या लिखना है? सबसे पहले हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फिर आपको लिखना है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप बुक में से छाप दिया करो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर बराबर 30 डिग्री गिवन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग बराबर 60 डिग्री गिवन।
हाइट ऑफ द टावर बराबर 50 मीटर गिवन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 4 स्टेप्स बन जाएंगे इसके स्टार्टिंग के गिवन इंफॉर्मेशन बुक में, सर। तो स्पेस छोड़ दो उतना। और अब अपन सीधे सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपन बीसी निकालेंगे। तुम बीसी हम कौन से ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, एबीसी से या डीसीबी से? एबीसी से। एबीसी से, क्योंकि एबीसी में एक साइड गिवन है ना, एबी 50। भाई उस वाले ट्राइंगल में तो कुछ ही गिवन नहीं है। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं जो अभी मैंने ब्लू हाईलाइट कर दिया, तो इसमें एक 50 मीटर गिवन है और एक ये 60 डिग्री थीटा गिवन है। तो 60 डिग्री थीटा और ये 50 मीटर की मदद से बीसी निकल जाएगा। बोलो। अच्छा, यस सर। ये 90 डिग्री जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो एक बार के लिए वो तो ऐसे भी अंडरस्टूड है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, अब ये एंगल ट्राइंगल एबीसी में ये थीटा है और ट्राइंगल डीसीबी में ये थीटा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इन ट्राइंगल सबसे पहले एबीसी, जिसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री, थीटा आपका एंगल एसीबी बोले तो 60 डिग्री, और ए बी 50 मीटर्स। ये 3 पार्ट तो गिवन, और टारगेट है मेरा बीसी निकालना। चलिए, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड आ रही है और 60 डिग्री के नीचे वाली साइड आ रही है, तो वही ऑपोजिट और एडजेसेंट। अक्सर है ना, जो अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें 10 ही लगता है, ऑपोजिट और एडजेसेंट का ही रिलेशन वो अक्सर देता है, तो 10 ही लगेगा ऑपोजिट और एडजेसेंट, यानी कि 10 सी निकालो। ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ना, सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। और एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ये बी सी। ठीक है बेटा, देखो अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो इनको दो अलग अलग ट्राइंगल ऐसे कंसीडर कर लेना। एक ट्राइंगल ऐसा है, दूसरा ट्राइंगल ऐसा है। ठीक है, ये है ए बी सी, ये है 60 डिग्री, इसके सामने वाली ये है 50 मीटर, आपको बी सी निकालना है। समझ गए? बोलो। ये 90 डिग्री। यस सर। ठीक है ना, अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं तो उसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप इसको अलग अलग रफली ड्रॉ कर सकते हो, ये एबीसी अलग ड्रॉ कर दिया और ये डीसी भी अलग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो ए बी डिवाइड बाय बी सी, दैट इज सी कितना है 60 डिग्री, ए बी कितना है 50, और बी सी आपको पता लगाना है। 1060 कितना होता है, √3। √3। 50 बाय बी सी, तो बी सी इजीली आ सकता है, इसके नीचे 1 मान लो। तो बी सी इंटू √3 gives me 50 into 1 which is 50, तो 50 बाय √3 हो जाएगा ये। तो बी सी की वैल्यू हो गई बी सी बाय 50 बाय √3। रैशनलाइज कर लेते हैं ना, तो 50 बाय √3 को लिख सकते हो आप 50 बाय √3 इंटू √3 बाय √3। ठीक है, क्या बनेगा बोलो, 50 √3 डिवाइड बाय 3, कट भी नहीं रहा है ना, तो ये बी सी आया मेरा फाइनल। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब ये नो बी सर। सी, अब ये बी सी हेल्प करेगा हमको डीसी निकालने के लिए। अगेन इन ट्राइंगल डीसीबी, अगेन इन ट्राइंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी 90 डिग्री, और एंगल डीबीसी है अब की बार इसमें कितना है 30 डिग्री, और बीसी पहले पता नहीं था लेकिन अभी अभी हमने निकाल लिया 50 √3/3। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, डीसी। दिस इज माय टारगेट, बस वो जो डीसी फाइंड आउट करोगे वही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ से जो ये बीसी निकाला, ये बीसी इसमें हेल्प करेगा क्योंकि ये बीसी बीसी सेम है दोनों ट्राइंगल्स में। यहाँ से जो भी ये बीसी निकाला वो बीसी उसमें हेल्प करेगा। क्या आया मेरा बीसी 50 √3/3। तो अब इस ट्राइंगल के लिए क्वेश्चन ये हो गया कि इस थीटा को और इस 50 √3/3 को यूज करके सामने वाली साइड डीसी निकालो। समझ गए? ठीक है, यस सर। बोलो रेशियो कौन सा लगेगा ट्राइंगल डीबीसी में? बोलो।
बोलो भाई, tan थीटा, कौन सा लगेगा? बीबीसी में कौन सा tan रेशियो लग? थीटा, टेन थीटा ही लगेगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड तो गिवन है एक तरीके से बीसी, ये साइड गिवन है और सामने वाली साइड डीसी चाहिए, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो वही होता है, क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन किस पे लगाओगे? टेन के आगे क्या लिखोगे? टेन वॉट, टेन वॉट बताओ। ट्रायंगल बी, बी, अब की बार बी पे लग रहा है, थीटा बी है, तो टेन सी मत लिख देना, है ना। उस ट्राइंगल के लिए टेन सी था, इस ट्राइंगल के लिए टेन बी है, क्योंकि इस बार ग्राउंड पे दो अलग अलग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। पिछले क्वेश्चंस में एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा था, तो टेन सी लग रहा था दोनों बार, फर्स्ट केस में भी टेन सी, सेकंड केस में भी टेन सी। अब की बार दो अलग अलग पॉइंट से, बी से उधर जा रहा है, सी से इधर जा रहा है, तो एक बार टेन सी लगेगा, एक बार टेन बी लगेगा, समझ रहे हो ना? टेन बी, फॉर्मूला वही, टेन का ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। आवाज कैसे बंद हो गई बच्चों? समझ नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है आ रहा है समझ। सर, ऑपोजिट साइड है डीसी, एडजेसेंट साइड है बीसी, एंगल बी है 30 डिग्री, डीसी पता लगाना है, डीसी क्या है? 50 √3/3 है, ठीक है। इसको आप 3 को ऊपर लेके जा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर छोड़ दो, कोई बात नहीं, खास बात नहीं है, अभी हम वैसे सॉल्व कर देंगे। 10 √10 30 डिग्री की वैल्यू बताओ आप तो। 1/√3। 1/√3, डीसी अपॉन 50 √3/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो ये 1 तो होगा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, और √3 होगा इससे मल्टीप्लाई, राइट, है ना। यस सर, तो डीसी इंटू √3 तो लिख दीजिए यहाँ पे। वैसे प्रैक्टिकली देखें ना तो ये √3 कट गया और डीसी का आंसर 50/3 आ चुका है ना, अगर हम फास्ट कैलकुलेशन की तरफ चले तो। पर अब पूरा सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो डीसी इंटू √3, उधर 50 √3/3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो की वही बात आएगी 50 √3/3, और डीसी की वैल्यू बन जाएगी, √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 50 √3/3 में 3 के बगल में ये वाला √3, ये वाला √3 भी इसके बगल में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो वो कट जाएगा, आंसर इज 50/3। तो डीसी तो थी आपकी हाइट ऑफ द क्या बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मैच करो पीछे से आंसर जरा, सर स्क्रॉल डाउन कर। सर मैच नहीं कर रहा है? 16/2 हाँ, नो सर। क्या आ रहा है? सर 16/2/3। तो 50/3 16/2/3 नहीं होता है क्या? हाउ सिली, होता है सर, बोलो बेटा। सृष्टि, सृष्टि आप यस ही, सर। ठीक है, तो सेम ही हुआ ना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है। तो यानी कि हमारा अजम्पशन सही था कि टावर ही बड़ा होगा बिल्डिंग ही छोटी होगी, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमारा आंसर ही मैच नहीं करता, और आंसर आता ही नहीं, मैच करना दूर की बात है, आंसर आता ही नहीं, आंसर कुछ अजीब सा ही आता। हाँ जी, सर स्क्रॉल डाउन कर दो बस। हम्म, हाँ स्क्रॉल डाउन करो, मैं तो नोट करूँ और जाऊँ, है ना। अभी जाने नहीं देंगे, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। हो गया नोट डाउन सभी का? नो यस सर। एंजल सर एक इतना बार धीरे इसको क्यों Yes. कर रहे हो आज? सर कर दे तो दो। करो करो जल्दी करो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग से करना। बाकी सबने कर लिया? यस यस सर। सर। यस सर। एंजल जल्दीबाजी में गलत लिख लेगी, आराम से फिर बैठ के रिकॉर्डिंग से कर लेना, तो ठीक सर है। आप तो बता दी कौन सा काटोगे। ओके सर ठीक है ठीक है। पता नहीं क्या आप, अगर आपकी कभी कनेक्टिविटी स्लो है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग से ही समझना, फिर सबसे सही वही रहेगा, क्योंकि अभी जल्दीबाजी में ओके आप गलत भी लिखोगे और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो केवल कॉपी पेस्ट करना ही हमारा टारगेट थोड़ी ना, समझना भी तो है ना, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करते हैं, 9th हो गया ना, 10th देखो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, अब की बार दो पोल हैं, दो खंबे हैं, हाइट बराबर है दोनों की, ये लो दो खंबे बना दिए बराबर हाइट के,
स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के अगल बगल खड़े हैं, मतलब ये बीच में से रोड है ना, यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, ये खंबा इस साइड खड़ा है, ये खंबा इस साइड खड़ा है। अब क्या 3D में मैं इमेजिन नहीं करवा पाऊंगा, आप कोशिश करो समझने की, समझ रहे हो? यस सर। ठीक Yes, है, sir. ये रोड का ये वाला बाजू है, ये रोड का ये वाला बाजू है, एक खंबा यहाँ खड़ा है, एक खंबा यहाँ खड़ा है। ठीक है साहब, अब देखते हैं आगे। विच इज 80 मीटर वाइड, अच्छा विड्थ ऑफ रोड दे दी, यानी कि ये बेस पता चल गया 80 मीटर। भाई एक खंबा रोड के इस बाजू है, एक खंबा इस बाजू है, और रोड की विड्थ दे दी कि जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है। विच रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पिछले वाले नाउन के लिए आता है, पिछला वाला नाउन है रोड, यानी कि रोड क्या है 80 मीटर वाइड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई पॉइंट लिया है, अब वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया उस बीच वाले पॉइंट में, मतलब जो बीच में रोड के बीच में हमने पॉइंट लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है दोनों के टॉप पे, इस पोल के भी टॉप पे और इस पोल के भी टॉप पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग आ रहा है, दैट मीन्स मिड पॉइंट तो नहीं लिया होगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट लेता तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का बराबर आता, क्योंकि हाइट बराबर है दोनों पोल्स की। समझ रहे हो? बोलो Yes, बच्चों। sir. यस भाई सर। दोनों पोल, अगर आप ये सोचो एक आदमी यहाँ खड़ा है, बिल्कुल इस रोड के बीचों बीच खड़ा है ना, तो अगर ये दोनों पोल बराबर हैं तो इसका टॉप देखने के लिए और इसका टॉप देखने के लिए जितनी आंखें इधर ऊपर करनी पड़ेगी, उतनी आंखें इधर भी ऊपर करनी पड़ेगी। सर क्योंकि आपकी आवाज Yes, नहीं आ sir. रही। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही सर है आ सर सर। आ रही है। आ रही है? आ रही है भाई। हाँ फिर से सुनो, कि अगर बीचों बीच आदमी खड़ा हो और हाइट ऑफ, मान लो दो बिल्डिंग है, आप एक बार इधर घूम के देखें, इसकी टॉप पे एक फ्रेंड खड़ा था, इसकी टॉप पे एक फ्रेंड खड़ा था, जितना ऊंचा आपको यहाँ देखना पड़ा उतना ऊंचा यहाँ आंखें आपकी उतनी उठेगी, जितनी इधर उठी उतनी उधर, जिस जिस एंगल पे यहाँ पे उठी उसी एंगल पे वहां पे उठेंगी। यस और नो? ठीक है, Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि एक एक पोल को देखने के लिए 60 डिग्री ऊंचा होना पड़ रहा है, एलिवेट करना पड़ रहा है अपने आप को, आंखों को, नजर को, और एक में 30 डिग्री ही एलिवेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट बीचों बीच नहीं है, या तो इस पोल की साइड झुका हुआ है या इस पोल की साइड झुका हुआ है। समझ रहे हो? तो हम किसी भी एक पोल की साइड इसको झुका हुआ मान लेते हैं, यानी कि हम ये जो पॉइंट है उसको यहां मान लेते हैं, मिड पॉइंट नहीं मान सकते, यहां मान लेते हैं। अब आप खुद सोचो कि इस पॉइंट से आप एंगल ऑफ एलिवेशन इस इधर बनाओ इधर बनाओ, तो कौन सा 30 और कौन सा 60 बनेगा? कौन सा 30 एंड कौन सा 60 बनेगा, बोलो। लेफ्ट साइड वाला 60 और राइट साइड वाला 30। उल्टा कह रहे हो, जितना नजदीक, हाँ नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। जितना नजदीक जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो अभी ये पॉइंट नजदीक किसके है? इस वाले के नजदीक है, तो ये बड़ा एंगल होगा, और दूर किसके है? उस वाले के दूर है, तो ये 30 डिग्री होगा। समझ गए? जितना आप पोल के नजदीक जाओगे यस एंगल सर। ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाओगे घटता जाएगा। ठीक है, यस ठीक है। सर। ये यस है सर। इसका ये है इसका फिगर, आपको पता लगाना है हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पहले तो दोनों पोल्स की हाइट किसी भी एक की निकाल लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है दोनों पोल से, इधर कितनी डिस्टेंस है और इधर कितनी डिस्टेंस है, दोनों भाई टोटल तो 80 मीटर का रोड है, लेकिन 80 मीटर में इधर कितना, ये पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस कितनी है और इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस कितनी है, वो भी आपको निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। चलो आ Yes, जाओ, sir. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खत्म करते हैं फटाफट। बराबर के बनाना दो पोल्स, दिख रहे हैं बराबर ही है, 19-20 का फर्क चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली नाप के बनाने की जरूरत नहीं है कि सर 5-5 सेंटीमीटर के बना दिए मैंने, है ना, इतना भी एक्यूरेट करने पर करीब करीब बराबर दिखे वो। पर ये तो फिगर ही गलत है ना यार, ये तो फिगर ही गलत है, एक मिनट रुको, ये तो पहले वाला ही बना दिया हमने। क्या करना पड़ेगा, कैसे चेंज करें इसको, थोड़ा सा इसको इधर ले जाओ, थोड़ा सा इसको इधर ले जाओ, और इस पॉइंट को यहाँ मिला दो, अब बन गया। ठीक है, इसको भी इससे मिला, ठीक है, बन गया फिगर।
यस सर। को कंसीडर कर लेते हैं ए बी सर सी, और उसको ले लेते हैं डी और ई, मतलब दो पोल्स हो गए ए बी और डी ई, और जो रोड के बीच में जो पॉइंट है वो हो गया सी। और विड्थ ऑफ द रोड, पूरे रोड की विड्थ कितनी है हमारे पास, 80 मीटर। ये पूरे रोड की विड्थ है बी से लेके ई, ठीक है। और आपको हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है, यानी ये और ये दोनों सेम ही होगी। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, एंगल नो ऑफ सर। एलिवेशन नो भी तो सर। गिवन है, एलिवेशन भी तो गिवन है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। चलो, गिवन पॉइंट्स आपको अपने आप लिखने हैं ही, छोड़ दीजिए करीब 5-7 लाइंस और आ जाइए। तो ट्राइंगल पहले कोई सा भी ले लो, सब में बात बराबर है। इसमें इस ट्राइंगल में भी केवल एक एंगल है, इस ट्राइंगल में भी केवल एक एंगल है, इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो कोई भी ट्राइंगल पहले कंसीडर कर सकते हैं हम, बात बराबर ही हो गई एक तरीके से। अच्छा हाँ, एक इंफॉर्मेशन और है ना बेटा, कि ये और ये बराबर है ना। तो अगर ये और ये बराबर हैं तो क्यों ना दोनों को ही एक्स मान लिया जाए, है ना। इट मेक सेंस ना, कि अगर दोनों ही बराबर हैं तो हम ए बी लिखेंगे, डी ई लिखेंगे, कंफ्यूज होंगे। दोनों को ही हम एक्स मीटर्स लिख लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो ये लाइन भी लिख लेना आप, लेट द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स ए बी एंड डी ई बी एक्स मीटर, दोनों की लंबाई बराबर, दैट इज ए बी बराबर डी ई बराबर एक्स मीटर। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ सीधा। इससे पहले के कुछ स्टेप्स रहेंगे जो आपको लिखने हैं। स्टेप्स मैंने बहुत सारे ओमिट किए हैं, वो सब आपको लिखने हैं। मेरे को अगर एक आप जो होमवर्क सेंड करोगे या जब भी मैं देखूंगा, अगर मुझे कोई भी स्टेप मिसिंग लगा तो मैं 5 बार ही करवाऊंगा वो क्वेश्चन। तो कोई भी जरूरत मत करना एक भी स्टेप मिस करने की। इवन जहाँ पे कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा, कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा, ये सारी चीजें भी हैं, वो भी मुझे देखनी चाहिए क्लियर, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, उसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, और थीटा वाला एंगल कौन सा है, ए सी बी, कितना है, 60 डिग्री। और ए बी को मैंने मान लिया है एक्स मीटर्स, और इसकी मदद से मैं बी सी निकाल लेता हूँ। अब वापस मैं बी सी की तरफ ही क्यों भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये टोटल विड्थ गिवन है 80 मीटर, तो मैं इसकी विड्थ निकाल लूँ, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लूँ और ये डिस्टेंस निकाल लूँ। ये भी एक्स की फॉर्म में निकलेगी, ये भी एक्स की फॉर्म में निकलेगी, दोनों का जोड़ 80 रखते ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी। स्ट्रेटेजी बन गई माइंड यस में, सर। ठीक है। चलो, 10 सी ही निकलने वाला है, 10 सी ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड 60 के सामने वाली साइड है ए बी, और एडजेसेंट साइड बेस जो है नीचे बी सी है। सी की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, दैट इज 10 60 डिग्रीज। ए बी को मैंने एक्स माना है, बी सी एक्स बाई बी सी। बोलो 10 60 की वैल्यू, अब तो याद ही हो गई होंगी, √3। √3 बाई 1 कर देता हूँ उसको मैं, एक्स बाई बी सी। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बी सी इंटू √3 इक्वल टू एक्स इंटू 1, यानी एक्स बन जाए एक्स। तो बी सी की वैल्यू आ जाती है एक्स बाई √3, ठीक है। और इसको रेशनलाइज कर दो आप, तो वो बन जाता है एक्स √3 बाई 3। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो ये आ सर। चुका है मेरा बी सी। चलते हैं अगले ट्राइंगल में। अगेन इन ट्राइंगल्स, उस साइड वाला ट्राइंगल क्या है, डी ई सी है ना, डी ई सी। डी ई सी पे एंगल डी ई सी 90 डिग्री है एक तो, क्योंकि डी ई है मेरा पोल, और थीटा वाला एंगल है डी सी ई, वो कितना है 30 डिग्री। और पोल की लंबाई डी ई मैंने मान ली वही एक्स मीटर्स। और अब की बार निकालना क्या है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मुझे सी ई, भाई ये डी ई मैंने मान लिया एक्स मीटर, और मुझे सी ई निकालना है। उस वाले मैंने बी सी निकाला, तो इसमें मैं सी ई निकालूंगा, ये मेरा टारगेट है। तो सी ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड इफ सी ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी
यहाँ पर भी DE और CE का गेम हो गया। DE है ऑपोजिट साइड, CE है एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट मींस tan थीटा। नाउ और एंगल अभी भी C पे ही बन रहा है, तो अभी भी tan CE लिखेंगे हम, वही ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड अब की बार है वो पोल की लंबाई यानी DE, और एडजेसेंट साइड नीचे वाली है CE। अब की बार इसमें एंगल C 30 डिग्री लेना है, लेकिन tan 30 डिग्री। DE वही है x और CE जो है पता करना है। बोलो tan 30 कितना होता है? 1/√3 सर 1 प्लीज upon इसको √3 x/CE। करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई CE into 1 x into √3 gives me CE 1 या CE equals to x। ये लो साहब CE भी आ गया, तो CE आ गया x√3 और BC आ गया x√3/3। BC भी आ गया आपके पास, CE भी आ गया। अब इन दोनों का जोड़ क्या है? टोटल विड्थ। टोटल विड्थ क्या है? 80 मीटर। तो जैसे मैं इन दोनों का जोड़ इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। नाउ from the figure it is clear that BC प्लस CE बराबर BE। BC कितना आया था पहले वाले केस में? x√3/3 शायद, है ना। और CE Yes, कितना sir. आया? CE आया x√3। और BE टोटल कितना गिवन है आपको? विड्थ कितनी गिवन है उसकी रोड की? 80 मीटर। 80 80 मीटर। ये लाइन आपको पहले लिखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमने लिखी नहीं है, आपको गिवन पॉइंट्स में लिखनी पड़ेगी कि विड्थ ऑफ द रोड दैट इज BE इक्वल्स टू 80 मीटर एंड दिस इज गिवन। ठीक है ना, क्योंकि इसका जिक्र तो हम तो क्वेश्चन में गिवन पहली बार ही पॉइंट कर रहे हैं। हाँ, बना के जब आप स्टेप्स लिखोगे ना ऊपर, तो उसमें इसका भी जिक्र करना है एक जगह कि विड्थ ऑफ द रोड जो है वो BE है और वो 80 मीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 3 LCM ले लेंगे हम यहाँ से, तो इट गिव्स मी x√3 प्लस 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x√3 हो जाएगा इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, तो ऐड करो x√3 में 3x√3, यानी कि ये √3 तो सेम है, आपको बेसिकली x में 3x ऐड करना है, तो x में 3x ऐड करो तो 4x बन जाएगा, 4x√3/3 इक्वल्स टू 80। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आएगी, देखो इसका रेसिप्रोकल कर लो आप, 80 इंटू 3 तो चला जाएगा ऊपर और 4√3 आ जाएगा नीचे। समझ गए? देखो अभी 4 और √3 ऊपर है, वो उधर जाके नीचे गए, और अभी 3 नीचे है, वो आ गया ऊपर, और x तो वहीं रहेगा, x की तो वैल्यू चाहिए मुझे। समझ में आ गई ना कैलकुलेशन? सो इट गिव्स मी 4 से 1 टाइम, 4 से 20 टाइम्स, और ये √3 से √3 टाइम्स, इट गिव्स मी 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल जो आपने x मानी थी, दोनों पोल्स की x मीटर्स मानी थी, वो आ चुकी है 20√3। ये समझ में आ गया ना? 4 से तो ये 80 कट गया, और 3 से ये √3 कट गया, तो 3 से √3 को काटोगे तो √3 आएगा, और वहां से 20 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 20√3। क्लियर है? यस सर। ठीक है साहब, 20√3 तो आ गई आपकी हाइट ऑफ द पोल, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन था, देयरफॉर सर हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स कौन कौन से थे? एक तो AB एंड DE दोनों इक्वल ही थे, इसको हमने x मान लिया था दोनों की वैल्यू को, वो आ चुकी है 20√3 मीटर। एक आंसर ही हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि वो जो C पॉइंट है, C पॉइंट से दोनों पोल्स की डिस्टेंस बताओ। तो C पॉइंट से दोनों पोल्स की डिस्टेंस को हम फिगर में देखें तो क्या है वो डिस्टेंस? C पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस को कहूंगा BC, और C पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस को कहूंगा CE। तो बेसिकली आपको BC और CE निकालना है, और BC और CE x की फॉर्म में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बस अब x की वैल्यू पुटअप कर दो। देखो BC भी निकाल चुके हो आप x की फॉर्म में, दिख रहा है, और CE भी निकाल चुके हो आप x की फॉर्म में, नीचे दिख रहा है, देखो दिख रहा है। तो बस आपको BC और CE अब x की वैल्यू पुटअप करके एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू लानी है। x की फॉर्म में तो है आपके पास, आपको बस न्यूमेरिक वैल्यू लेनी। तो क्या लिखूंगा मैं? ऑल्सो डिस्टेंस
distance of the point C from the pole AB, AB नाम के पोल से जो इसकी डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा बेटा, दैट इज BC। उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास पहले, x√3/3। तो x की वैल्यू पुटअप करना जरा, तो 20√3 तो x की वैल्यू है, एक √3 और है डिवाइड, सॉरी सही किया क्या मैंने, 3 है ना नीचे, सॉरी x√3/3 है नीचे, है ना, 3 डिवाइड बाय 3। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो √3 और ये 3 कट जाएंगे, बचेगा 20 मीटर। समझ आया भाई? ये BC की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है ना, हमने निकाल चुके हैं ना हम x की फॉर्म में, तो बस कल Yes, तक हमारे sir. पास x की वैल्यू नहीं थी, अभी x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 20√3। तो इस x की जगह 20√3 पुटअप कर देंगे, √3 अपनी जगह, 3 अपनी जगह, तो √3 इंटू √3 3 होता है, और नीचे वाले 3 से वो कट गया, बचा 20 मीटर। अब देखा जाए तो बची हुई डिस्टेंस तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल विड्थ थी 80 मीटर, इधर की डिस्टेंस 20 है, तो बची हुई 60 होगी, होगी नहीं होगी? Yes, sir. यस सर। भाई टोटल डिस्टेंस है 80, इसमें से ये BC निकाल लिया आपने 20, तो उधर CE 60 ही होगी, ये तो समझ आ रहा है मुझे। लेकिन ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चले, तो जैसे हमने इसकी डिस्टेंस निकाली x की फॉर्म में, वैसे उसकी निकालो। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम दूसरा वाला पोल जो कि है DE, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम द पोल, सेकेंड वाले पोल का नाम क्या है, DE, दैट इज, उस डिस्टेंस को क्या कहोगे, CE। और CE क्या आया था, x√3 आया था ना, बस आप x की जगह क्या पुटअप करोगे, 20√3 इंटू एक √3 ऑलरेडी है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 60। तो ऐसे भी 60 मीटर ही आ रही है, और वैसे करके देखें 80 में से 20 को माइनस करके, तो वैसे भी 60 में। तो ये 3 आंसर्स होंगे इसका। पहला आंसर होगा 20√3 मीटर, ये तो है हाइट ऑफ द पोल, और C पॉइंट की डिस्टेंस दोनों पोलों से, एक से होगी 20 मीटर और एक से होगी 60 मीटर। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनो इस क्वेश्चन को लेकर, सबका नोट डाउन हो गया? यस Yes, सर। sir. अगर ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप अप्लाई कर सको इस नॉलेज को तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, पर अगर कर सको तो ही करना, नहीं कर सको तो फिर ये लंबा वाला तरीका याद रखना, ज्यादा मतलब फिर अपने दिमाग पे जोर मत देना, अगर समझ जाओ तो देखो। बेटा हमको कहा था, मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से चल रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस से भी हम कुछ चीजें सोच लेते हैं, कि 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। हमको कहा था कि ये पॉइंट यहाँ खिसका हुआ है, मिड में नहीं है, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल है 30 डिग्री, राइट? यस और नो? Yes, sir. अभी अभी मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन, एक चीज इमेजिन करवाई कि बेटा अगर ये पॉइंट बीचों बीच होता तो 45 डिग्री का ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता, क्योंकि फिर तो दोनों पोल्स के लिए बात बराबर होती, इधर की साइड आंखें उठाओ या उधर की साइड आंखें उठाओ, 45 ही होता, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर उस केस में आपको गिवन होता कि ये 45 है और ये 45 है और ये 80 है, तो आप आंख बंद करके कह सकते सर 40-40, कह सकते थे ना 40 और 40, ये कुछ निकालना पड़ता उसके लिए, कह सकते थे 40-40 होगा। हाँ, हाइट ऑफ द पोल तो निकालना पड़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये डिस्टेंस पूछे कि इतना डिस्टेंस कितना है और इतना डिस्टेंस कितना है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो सर 40-40 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, क्योंकि 45 डिग्री है, कह सकते हो ना? Yes, sir. अब सुनो, ये पॉइंट खिसका हुआ है उधर, तो कितना खिसका हुआ है आप खुद सोचो, 45 से वो 60 बन गया, 45 से वो 60 बन गया, ठीक है, और ये 15 डिग्री इधर माइनस होके ये 30 बन गया। भाई 15 डिग्री उधर जुड़ा, 15 डिग्री इधर जुड़ा, और 15 डिग्री इधर कम हुआ, 15 डिग्री इधर कम होके 30 हो गया, और 15 डिग्री उधर जुड़ के 60 हो गया। तो 80 में से जो 40-40 था, जो 40-40 था, उसमें से कुछ कम होके इसको मिलेगा, तो जैसे इसका आधा कम हो रहा है तो इसका भी तो आधा कम होके इसको मिलेगा, इसका आधा कम होके इसको मिलेगा, यानी कि ये तो हो जाएगा 60
और वो 20 कम हो गया, यानी कि वो हो जाएगा 20-60 का रेशियो होगा, क्योंकि जिस रेशियो में ये पॉइंट इधर खिसक रहा है उसी रेशियो में तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा होंगी। समझ आया क्या? कुछ कुछ नहीं आया? अच्छा, यस सर। कोई बात नहीं। अब दूसरी बात सुनो, नहीं आया तो मुझे पता है नहीं आया होगा आधो को। तो मुझे देखो एक चीज बताओ, जब ये बराबर बराबर हैं, एंगल बराबर बराबर हैं, तो ये 40 और 40 ये भी बराबर बराबर हैं, यस और नो? यस सर। ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, तो क्या ये डिस्टेंस इसकी दुगनी नहीं होगी क्या? अब तो सारे राज खुल गए भाई। ये एंगल इसका दुगना एंगल है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की भी दुगनी होगी। जो रेशियो एंगल्स का होगा वही तो रेशियो नीचे डिस्टेंस का होगा। तो यस सर। इस डिस्टेंस को इसका दुगना बनाना है और टोटल 80 बनाना है। टोटल 80 बनाना है, इसको इसका दुगना बनाना है। एक ही तरीका है, 20 और 60, सॉरी दुगना नहीं तिगुना। हाँ तो तिगुना ही तो हो रहा है, देखो नहीं तिगुना कहाँ हो रहा है। 45, हाँ देखो 45 से आप 60 गए ना, तो आपने 130 तो दिया उधर, और 130 तो माइनस हुआ, आधा का माइनस हुआ, हम आधा देख रहे थे। 45 का आधा तो 22.5 होता है ना, 45 का 1/3 तो वहां पे गया, समझ रहे हो? 45 का 1/3 तो उसने उसको दिया, तो ये इसका 3 गुना होगा, ये इसका 3 गुना होगा, क्योंकि आपने एंगल भी तो 1/3 दिया है, तो ये इसका 3 गुना होगा। तो 20-60 के रेशियो में ही हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारी बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई और भी अच्छी बात है। हमारे पास तरीका तो है, सही तरीके से चल के भी हम आंसर ला सकते हैं। ये जो फास्ट ट्रैक वाले तरीके हैं, ये हम क्या बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो अपने आप ही हमारे माइंड में डेवलप होते चले जाते हैं, कॉमन सेंस बनता चलता जाता है। चलो ये हो गया नोट डाउन सबका? यस सर। ठीक है, सर। चलिए तो आज के लिए काफी है। कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, टीवी टावर वाला क्वेश्चन दे दें क्या? काफी सरल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है, 13th सरल है लेकिन लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट है, 14th कर ही लिया हमने, 15th एंड 16th तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन बचता है होमवर्क देने लायक, यही करो फिर। 11th पढ़ो भैया। एक टीवी टावर है, दिख रहा है ये टीवी टावर सबको, बड़ा यस सारा, सर। ठीक है। ये किसी कैनाल, कैनाल का मतलब होता है नहर, किसी नहर की बैंक, बैंक का मतलब ये वो वाला बैंक नहीं है स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक का मतलब है किनारा, नदी के किनारे, किनारा। बैंक को अपन किनारा भी कहते हैं ना, बैंक ऑफ ए रिवर। ये कैनल किसी पानी वाली जगह का किनारा। तो ये कैनल के किनारे पे एक टीवी टावर है साहब। फ्रॉम ए पॉइंट, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आप इसको कैनल ना मान के इसको रिवर मानोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनेगी। तो आप ये मानोगे कि रिवर है, तो सी से लेके बी तक एक नदी है। कहां से लेके कहां तक? सी से लेके बी तक एक नदी है। ये मान लो ऐसे नदी जा रही है, नदी देखी होगी ना। अब नदी का एक किनारा है सी, एक किनारा है बी। तो एक किनारे पे तो ये एक टावर है, एक टीवी टावर है, और दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है सी। तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पे एक पॉइंट से हमने टावर के ऑपोजिट, टावर के टॉप पर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया, तो वो 60 डिग्री का मिला। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पॉइंट से भी 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है डी, ये डी से लेके सी की दूरी है 20 मीटर। वहां से भी उसी टावर का टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया, तो वो मिला 30 डिग्री। आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की लंबाई, और विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल को मैंने क्या कहा, रिवर मानो, यानी विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, रिवर तो यही थी ना, एक किनारा था सी, एक किनारा बी, तो विड्थ यही मानी जाएगी बीसी। तो अगर मैं सारी बातों का सार बताऊं, तो आपको ए बी और बी सी की लंबाई निकालनी, भूल जाओ रिवर फीवर सब। आपके पास ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीडी, दो ट्राइंगल हैं। उसमें आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री बनेगा दोनों ट्राइंगल्स में। और आपको ये डीसी 20 मीटर की बने, आपको एक तो निकालना है ए बी, और एक आपको ये निकालना है बी सी। क्वेश्चन समझ में आया? यस जल्दी से बता दो कैसे निकालोगे, जल्दी से बता दो कैसे निकालोगे, फिर खत्म करें। सर बीसी को एक्स एज्यूम कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बस वही सुनना चाह रहा था मैं। बीसी को अगर हम एक्स अज्यूम कर लें, तो अब इस एक्स की मदद से ये ए बी आ जाएगा।
एक्स की फॉर्म में ही। अब एक बार ये ए बी आ गया एक्स की फॉर्म में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस एक्स की फॉर्म में ये पूरा बी सी ए बी से लेके डी निकाल लेंगे, वो भी एक्स की फॉर्म में ही आएगा। फिर ये 20 के साथ अगर मैं ये एक्स जोड़ूं तो ये पूरे बी डी की वैल्यू को बराबर कर देंगे और वहां से एक्स सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करना, घर पे आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल बताएंगे, ठीक है? यस सर। ओके Yes, sir. थैंक यू सो Yes, मच sir. फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।